मेरा नाम तनिष्क शर्मा है। मैं सीकर राजस्थान से हूँ। और मैंने टेंथ और ट्वेल्थ सीकर से ही किया है। मेरे टेंथ में थे 89 या 86% और मेरे ट्वेल्थ में थे 70%। डन। एंड अपन ने जर्मन लैंग्वेज कितने लेवल तक करी है? उसके बाद में मैंने जर्मन किया B2.2 तक, और मैंने एग्जाम दी थी B1 की। मेरे पास B1 का सर्टिफिकेट था और मैंने। सर्टिफिकेट है अपने पास? यस। ओके, गॉट इट। एंड हाउ डिड यू हियर अबाउट जर्मनी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट जर्मनीज फ्री एजुकेशन? मैंने ये सब ऑनलाइन ही यूट्यूब पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखा था। हम्म। मैंने आपका चैनल भी ऐसे ही देखा था जब मैं जर्मनी का ऐसे सोच रहा था। मैंने आपको कांटेक्ट, आपका यूट्यूब चैनल और ये सब हाँ। देख के ही देखा। मैं ऐसा फिर थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, फिर और थोड़ा रिसर्च किया कि क्या सीन है, फिर पता चला फ्री है, ऐसा 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 है। आपकी वीडियो लगभग सारी देखी थी मैंने शुरू में। उसके बाद में मैंने आपको कांटेक्ट किया, फिर मैं आया सूरत आपसे मिलने। उसके बाद में हाँ, मैंने सब। फिर आपने शुरू किया। So why did you got attracted towards Germany and Germany's free education? What is the main reason you got attracted towards Germany as your study destination? And secondly, you decided to do your student colleague and bachelor's in Germany. What was the main reason behind selecting Germany? देखो सर, पहले तो मेरे को बाहर ही जाना था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को बाहर जाना है। और दूसरे, फ्री एजुकेशन, ये पूरा ऐसा था कि हाँ, फ्री है, चलो वाह क्या बढ़िया बात है। उसके बाद में जर्मनी की एजुकेशन भी बढ़िया है। हाँ। जाना मतलब इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, थोड़ा हार्ड, मतलब ठीक है, लेकिन इतना हार्ड और ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है वहाँ पे। ठीक है। गॉट। और कंट्री जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इधर काफी लोग जाते हैं थोड़ा। उससे ठीक लगा मुझे जर्मनी। गॉट। सो इंडिया में क्लास 12 तक का एजुकेशन है। इन हाँ। जर्मनी वी हैव एजुकेशन टिल क्लास 13। तो अभी आप जर्मनी जा रहे हो, वो जा रहे हो आप पाडेबॉन स्टूडेंट कलीग में, जो अभी हाँ, अक्टूबर से शुरू होगा, इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट? नवंबर 11 नवंबर से। 11 नवंबर से आपका पाडेबॉन स्टूडेंट कलीग चालू हो जाएगा। स्टूडेंट कलीग आपका क्लास 13th है और उसके बाद आप जर्मनी आपका बैचलर्स कंप्लीट करने जाओगे। सो व्हाट वर द की फैक्टर्स आपके लिए जब आपने देखा दैट आपके क्लास 12 के बाद आपको क्लास 13 भी करना है और उसके बाद आपको बैचलर्स भी करना है जर्मनी में? सो वो की फैक्टर्स आपने आपके माइंड में क्या रखे थे? हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द क्लास 13? क्योंकि अपन ने इंडिया से B2.2 भी पढ़ा है, हम्म, B1 का आपने एग्जाम क्लियर किया है। सो हाउ हम्म। मच टाइम you took from German A1 to German B2.2 एंड B1 क्लियर करने तक का, ये आपको कितना टाइम लगा? एंड ये पूरा प्रोसेस जब हम लोगों ने प्लान किया था स्टूडेंट कॉलेज बैचलर्स, तो ये वाला जर्नी स्टार्टिंग फेज का। हम्म। मुझे लगभग 1 साल लगा बेआइंस क्लियर करने में। हम्म। मैंने मैंने पुणे की ओर से वहां पे मैं पुणे चला गया था। उसके बाद में वहीं रहा मैंने किया। और मतलब जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैं ऐसा सोचा था कि मैं फर्स्ट ईयर करूंगा यहाँ से, और फर्स्ट ईयर के साथ में मैं करके फिर चला जाऊंगा, तो मेरे को 13th ईयर का गैप नहीं लेना पड़ेगा। हम्म। ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन वो मेरे से साथ साथ में हो नहीं पाया। हम्म। मेरे को ये ज्यादा ऐसा ठीक लगा। ठीक है, 1 साल ज्यादा लग जाएगा, बट थोड़ा सही वर्थ इट। रहेगा। ओके। नाउ आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे? बिकॉज सी, वी हैव गॉट योर B1 सर्टिफिकेट, अभी अपने पास B2.2 भी आप कर रहे हो। सो आप हम्म। दूसरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपने 1 ईयर इन्वेस्ट किया है जर्मन लैंग्वेज के लिए, हाँ, ठीक है? हाँ। सो दूसरे स्टूडेंट्स जो भी 12th के बाद जर्मनी जाना चाहते हैं, आप हम्म। उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे फॉर योर टिप्स बिहाइंड लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, कि आपको ये चीजें जर्मन लैंग्वेज में करनी है, द मेन की फैक्टर्स? जर्मन लैंग्वेज में वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम्म। वोकेबलरी वो, हम्म। अगर आप आइन से शुरू करते हो तो आइन से सारी मतलब वोकेब सारी साथ साथ में पढ़ के चलो। और हम्म। उसके बाद में बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं सर, जैसे बेआइंस जिनको बहुत हार्ड, मतलब हार्ड लग रहा है, पहली बार में क्लियर नहीं हो रहा है, उसके बाद में ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है सर। अगर ठीक से पढ़ता है बंदा, 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस जितनी करता है ना, निकल जाता है आराम से। यस। और और उसके बाद में जैसे मैंने एपीएस के लिए अप्लाई किया था, थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को ऐसा था कि नहीं आ रहा है मेरे पास, कॉल नहीं आ रहा है मेरे पास, वो मेरे से वेरिफिकेशन नहीं, मेरे वो कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा अचानक फिर एक दिन आ गया।
मेरे से उन्होंने कुछ कॉल नहीं किया, कुछ कॉल करके पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन मेरा आ गया। मेरे को ऐसा बहुत रहता था, मेरे को वीजा में भी बहुत था कि मेरा आ रहा नहीं है, टेंशन थी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं लेने का, आ जाता है। गॉट इट। सी हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब आप भी फर्स्ट टाइम ऑफिस पे आए थे तो उस समय भी आई टोल्ड यू द सेम थिंग कि वोकैबुलरी इज द मेन की। और जितने भी व्यूअर्स भी ये वीडियो देखेंगे, सी A1 का एग्जाम हो गया, A2 का एग्जाम हो गया, B1 का, B2 का एग्जाम, इसमें तीन जो मॉड्यूल्स हैं, स्पेशली चलो मैं दो मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, लिसनिंग का एंड रीडिंग का। हम्म। ओके, योर एंड लेसन, ये दोनों मॉड्यूल्स कोई भी स्टूडेंट क्लियर तभी कर सकता है अगर उसको जर्मन वर्ड्स का मतलब पता हो। दैट मीन्स उसका वोकैबुलरी कितना स्ट्रांग है। जो ग्लोसार आपको डे 1 पे आ ही जाता है, A1 के साथ भी एक छोटा सा बुक आता है ग्लोसार का, A2 के साथ भी ग्लोसार का बुक आता है, B1 B2 में अलग पीडीएफ आ जाती है। सो बस वो अगर आपने किया तो आपके एक्चुअल में दो मॉड्यूल्स तो बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। लेजन और हियरन के लिए आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो अलग मेन मेहनत है दैट इज जस्ट अबाउट द वोकैबुलरी। आपको वर्ड ही समझ नहीं आएगा तो आप उसको कैसे रेप्लिकेट कर पाओगे इन द सही है। आंसर। वो तो वर्ड भी आते हैं, और जब एग्जाम होती है तो वो एक प्रॉपर एक्सेंट में बोलते हैं सर, पूरा हाँ, एकदम जर्मन एक्सेंट, यस। हाँ। तो दैट्स ऑल अबाउट द वोकैबुलरी। जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए व्हाट टिप्स यू विल गिव, एक्सेप्ट वोकैबुलरी, दैट ग्रामर पे कितना ध्यान देना है, एंड आपने कोई भी बुक्स या मूवीज वगैरह गो थ्रू करी हो for no grasping the German accent from your end. मुझे ग्रामर इतनी हार्ड नहीं लगी, मेरे को हाँ। ग्रामर ठीक था, इजी रहा, साथ में मैं साथ साथ में वोकैब भी करता गया, हम्म। ठीक था। जर्मन मूवीज भी नहीं देखी मैंने, कुछ कुछ जैसे थ्री इडियट्स, हाँ, ये सब इनकी क्या है कि जर्मन डब है ना, हो चुकी है, यस। यस। रहती है तो वो थोड़ा क्या पहले देखी हुई भी रहती है, तो उसमें थोड़ा मजा भी आता है देखने में, ठीक है। तो ऐसी एक मूवीज मैंने देखी है। और ग्योथे में क्या है कि आपको वैसे मूवीज भी दिखाते हैं कभी कभी, तो बस वो एक दो मूवीज देखी थी, और बाकी तो सर सब साथ में चलता गया। हाँ, एंड मेन जर्मन ग्रामर की जब बात करते हैं तो जर्मन ग्रामर इज नॉट टफ। वो अगर आप फॉर्मूलाज यूज करो, सब जब सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट डेटिव वर्ब टू, वो लगेगा थ्रोज देम, वर्ब वन लगेगा, वर्ब वन को पीछे भेजो। So it's all about the formulas. Okay, this was all your journey about your German language. And moving to the next part, why अभी इंडिया में क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद व्हाट वाज योर मेन रीजन टू चूज पाडेबॉन स्टूडेंट कॉलेज as your option for your class 13 and इनका pathway for your bachelor's in Germany? Main reason, the key factor. बिकॉज ट्वेल्थ के पास हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कलीग्स मेरे पास भी अवेलेबल है। मैंने भी आपको बोला था कि इंग्लिश टॉट भी है, जर्मन टॉट भी है, डायरेक्ट बैचलर्स प्रोग्राम भी है। एंड आई ऑल्सो सेड यू कि भाई ये स्टूडेंट कलीग में ये बेनिफिट है, ये स्टूडेंट कलीग में ये बेनिफिट्स है। आपने कौन सा की फैक्टर कंसिडर किया एंड व्हाट मेक यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट स्टूडेंट कलीग एंड देयर बैचलर्स पाथवे प्रोग्राम? ठीक है सर, जर्मन टोट में जाना है तो कुछ ऑप्शन तो वही एलिमिनेट हो गए कि ठीक है जर्मन टोट में जाना है। उसके बाद हम्म। में पैडरबॉन के रिव्यूज बहुत अच्छे थे, मैंने चेक करे, एक दो जानकार भी हैं जो वहां से पास आउट हो चुके, तो वो ठीक बताया उन्होंने। दूसरी बात, उनका जो एफएसपी होता है वो इंटरनल एफएसपी होता है, होता है। और मतलब सब उसका सब डिसेंट था, सब अच्छा लगा मुझे। और बाकी कॉलेजेस में कुछ ऐसा था। एंड आपको जो बैचलर्स का एक सीट है वो भी आपको एक कंसिडर करके देते हैं इन द सेम यूनिवर्सिटी। क्या क्या? स्टूडेंट कलीग के बाद उसका अगर आप इंटरनल एफएसपी देते हो देन अगेन यू गेट योर सीट हाँ, इन द बैचलर्स प्रोग्राम इन द पाडेबॉन यूनिवर्सिटी। हाँ, तो हम्म, स्टूडेंट सिक्योर रहते हैं। बिकॉज व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड बिहाइंड जो बाकी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और आपके पाथवे में फर्क क्या था? नॉर्मली स्टूडेंट जर्मन A1 इंडिया से करेगा, A2 करेगा, B1 करेगा, देन ही विल लैंड हिमसेल्फ इन जर्मनी, B1 B2 C1 करेंगे। देन हर जगह वो स्टूडेंट कलीग की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, aufnahme Prüfung, वो स्टूडेंट लिखेगा, फिर स्टूडेंट कलीग करेगा, फिर बैचलर्स, अरे फिर एफएसपी, और एफएसपी के बाद बैचलर्स। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा हाँ, कैन टेक इट एज लेंदी, बट
एट द वेरी सेम टाइम इसमें होप और गैस वर्क हो जाता है, क्योंकि कहीं पे भी आपका सीट कंफर्म नहीं होता। एंड इन योर स्टूडेंट कलीग, आपका इंडिया से स्टूडेंट कलीग में भी सीट कंफर्म है, जर्मन लैंग्वेज भी आपका डन हो गया है, और आपका हम्म। बैचलर्स का भी सीट कंफर्म है आफ्टर क्लियरिंग द इंटरनल एफएसबी। हाँ सर, अगर आप आउफनामा और मान लो चलो हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 4-5 महीने, फिर आप या तो वापस इंडिया आओ या फिर हाँ। वेट करके अगले सेमेस्टर में आप एफएसपी दो, तो वो इतना वो हो जाता है। हम्म। इसमें इसमें आपका पहले से ही यहाँ से फिक्स है, ठीक है, फ्री हो आप, टेंशन फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाना है, आपकी क्लास नहीं है, सब वो चीज़ बहुत सही लगी मेरे को। एंड तो मैं इस लफ्ज में फिर पढ़ा नहीं है अफनामा वगैरह देना वगैरह। यस डेफिनेटली तनिष्क, दूसरे जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th पास आउट करेंगे, आपको आपने कौन से हम्म। डिसएडवांटेजेस देखे इन ट्रेडिशनल मेथड? आपको क्या लगा कि नहीं ट्रेडिशनल मेथड में ये डिसएडवांटेजेस है और इसीलिए आपने पार्टिसिपेंट स्टूडेंट कलेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया? व्हाट फैक्टर्स यू सॉ इन दिस ट्रेडिशनल मेथड और वो आपको ओके नहीं लगे? देखो, पहला तो यही है कि आपको कुछ डेफिनेट नहीं होता, आप यहाँ से करके जाओ, पूरा प्रिपेयर करके जाओ, और वहां जाके आप रहो करो, आपका अकोमोडेशन, अब आप जैसे मान लो आपने 3-4 आफनामा दोगे, आप अकोमोडेशन यहाँ से आप करके नहीं जाओगे, कुछ नहीं यहाँ से करके जाओगे, आप वहाँ पे जाओगे, फिर एग्जाम दोगे, कुछ फिक्स नहीं रहेगा आपका, है ना, आप दोगे, आपका हो गया, चलो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, बस क्या ऑप्शन बचाएगा, तो वापस आप इंडिया आओगे सब हम्म। सामान लेकर, और या तो फिर आप वहाँ 4-5 महीने रहोगे, तो आपका एक तो सेमेस्टर भी आगे बढ़ गया, आपका इतना 4-5 महीने का पैसा भी लग गया वहाँ रहने का करने का। तो सर बहुत लेंथी हो जाता है, उसमें कुछ फिक्स नहीं है। इसमें सर सही है आपका, एक तो अच्छे स्टूडेंट को लिए हो रहा है, 1 ही साल है, प्राइवेट 1 साल है, उसके बाद में पब्लिक हो जाएगा, आप एफएसपी दो, उसके बाद में पब्लिक में एडमिशन ले लो, बढ़िया, आपका यहाँ से फिक्स है, टेंशन नहीं है, फ्यूचर ठीक है थोड़ा। एंड मेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज से डरते हैं दैट गोइथे एग्जामिनेशन का माहौल कैसा होता है जब स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाता है। एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट द गोइथे सेंटर B1 का जब अपन ने एग्जाम दिया था? तो आपका एक्सपीरियंस गोइथे एग्जामिनेशन सेंटर में कैसा था जब आप एग्जाम देने गए थे? मेरे को एक प्लस पॉइंट है सर, मेरे को मेरी मैं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, और मेरी शायद बगल वाली क्लास में वो एग्जाम था, टीचर मेरे ऐसे देखा हुआ था, तो ऐसे नहीं कहा था कि मैं पहले दिन गया और सब अलग अलग, मैं कहाँ गया, ऐसा हाँ। नहीं था। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। उसके बाद में मतलब टीचर ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, बस आप अपना नॉर्मल एग्जाम दो, हेल्प भी कर देते हैं, ठीक है थोड़ा। और एग्जाम का पहले से तो ऐसे रहते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, हार्ड आएगा, हार्ड आएगा बहुत, ऐसे करके, लेकिन अगर ध्यान दे के पूरा फोकस से करते हैं तो वो हो जाता है। यस B1 बाकी, एक पता है। हाँ, बाकी बहुत ऐसा B1 एग्जाम के लिए तो बहुत ऐसा होता है कि नहीं निकलता है, बेस वाई आइंस करके बच्चे देते हैं, मैंने भी बेस वाई आइंस करके ही दिया था, लेकिन काफी बच्चों का तब भी नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा ठीक से पढ़ के करे ना। जैसे मैंने वो प्रैक्टिस बुक थी ना, उसकी हाँ। कॉपी मैंने निकलवा ली थी, तो मैं रोल किए थे सारे लेजर व्योरल एक्सप्रेशन सब। मैं मेरा दोस्त थे, उस दोस्त था, उसको फोन कर लेता था, और एक्सप्रेशन हम फोन पे करते थे रोज रात को, एक एक महीना किया था, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की थी। Got it. Perfect. Moving to the next part. What was your reaction जब हमने आपको पाडेबन स्टूडेंट कलीग का ऑफर दे दिया था इन योर व्हाट्सएप ग्रुप इन बिगिनिंग? जब बिकॉज अपन ने कितना टाइम में ऑफर दिया था ये स्टूडेंट कलीग का आपको, पाडेबन का, इन हाउ मेनी डेज? महीना भर तो लग ही गया था शायद सर। We applied and we gave you the offer letter in 1 month. So what was your reaction in the beginning जब आपके पास ऑफर लेटर आया, जो फर्स्ट आपका एक्शन क्या था? मैं सर वेट कर रहा था इतने दिन से, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, मेरे को लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स में ऐसा हुआ था कि मेरा आ नहीं रहा है, लेकिन वो आ गया, सब आ हाँ। गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए। मैं उस दिन क्लास में ही था, मैं उस दिन क्लास में ही था, मेरे पास आपने ग्रुप पे वो दो दो वो ऑफर लेटर आए थे ना, वो सेंड किए, मैं देख के एकदम वाह, मजा आ गया, आ तो आए। फिर मैं देखा उसको, और उसके बाद में मैं क्लास से बाहर निकला, और बढ़िया ओके। फोन एंड की भैया बात। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे जो पार्डेबल स्टूडेंट कलीग में जाना चाहते हैं? मेन प्रोसेस गैदरिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज पार्डेबल स्टूडेंट कलीग में आप लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू गैदर एंड देन वी नीड टू अप्लाई। इंग्लिश टॉट जैसा ये नहीं है, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि ये डॉक्यूमेंट्स पहले आप गैदर कर लो फिर आप एप्लीकेशन करो?
आप उनको क्या कहोगे? देखो डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखने ही चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी अप्लाई करो, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स सेट रखो। हम्म। और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको ठीक है, कुछ भी आपको वैसा नहीं रहेगा, आपका आना ही है, कंफर्म होता है वो। और आप में कॉन्फिडेंस है। डन। और आपके एंड से टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे? फर्स्ट वॉज योर 10th, 12th, और जर्मन का कौन सा सर्टिफिकेट? ओके, मैंने सबसे पहले टेस्ट टास्क भी दिया था मैंने यस। पिछले साल। टेस्ट टास्क, 10th, 12th, बैंक सर्टिफिकेट, यस। एपीएस। यस। यस। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा दैट इफ यू वांट टू स्टडी इन पाडेबॉन स्टूडेंट कॉलेज, आपको कुछ नहीं करना है। आपका 10th का सर्टिफिकेट आएगा, 12th का सर्टिफिकेट आएगा, आप 12th की लिविंग मार्क्स, लिविंग सर्टिफिकेट, एंड एट द वेरी सेम टाइम आपको B1 इंडिया से क्लियर कर देना है। सो B1 का जर्मन कोई B1 का पासिंग सर्टिफिकेट आपको उस एप्लीकेशन में इंक्लूड करना होता है, एंड देन वी विल गेट यू द ऑफर लेटर। ओके। नाउ वीजा का सीवी, वीजा का एसओपी, वीजा का कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू। आपने मेरी फाइल डिजिटली ली थी ना? आप राजस्थान से हो क्या? मेरे ऑफिस आके लेके गए थे आप वीजा फाइल? नहीं नहीं, डिजिटली। डिजिटली। सो हाँ, वीजा डिजिटली। आपको मेरे यहाँ से कैसा लगा था, कंप्लीट वीजा फाइल? बिल्कुल सही था सर, आपने सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजे एक साथ, उसके साथ आपने इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि ये भाई ऐसा है, ये ऐसा है, साथ में सिर्फ स्टूडेंट कॉलेज वालों के लिए नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा है, अगर आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसा ऐसा फिल करके करो। आपने प्रॉपर लिस्ट भी दी कि आप ऐसे ऐसे अरेंज करके जाओ, उससे हेल्प होती है काफी, कि वहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं होती जब आप अपनी फाइल सबमिट कर रहे होते हो, आपको आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो सब प्रॉपर वे में ऐसे जचाए होते हैं, तो वो ठीक है। डन। और आप डे वन पे अपने राजस्थान से आप जब पुणे जा रहे थे, आपकी मम्मा ने बोला था कि हम उसको यहाँ से अभी पुणे ड्रॉप करने भी जा रहे हैं, यहाँ से। आई हम्म। रिमेम्बर उस दिन। सो आप, आपके पापा और आपकी मम्मा मेरे ऑफिस पे आए थे, और हम लोगों ने आपका पहला काउंसलिंग लिया था। तो वो काउंसलिंग सेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंट था, या कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहते हैं, तो वो जो पहला काउंसलिंग सेशन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? पहला काउंसलिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी देता है सर वो, एक चीज मतलब पूरी क्लियरिटी देता है आपको, आपके प्लान्स क्लियर कर देता है आपके दिमाग में, पहले आपका गोल ये है, उसके बाद में आपका गोल ये है, आपका पूरा सब सेट हो जाता है कि पहले आपको ये करना है, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, पूरा क्लियर हो जाता है। तो आप क्या है, बेटर फोकस कर पाते हो, आपकी नेक्स्ट स्टेप पे स्टेप्स भी क्लियर हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि मान लो आप जैसे पहले आप ऐसा क्लियर करके नहीं चलोगे तो उसके बाद में दिक्कतें आएंगी, वो आपको थोड़ा ऐसे अजीब लगेगा, नहीं लगेगी आपको। पहले से अगर आप क्लियर करके चलोगे आप, तो आपको पता रहेगा कि सामने क्या आने वाला है, मैं किससे डील कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है। हम्म। आप पहले से तैयार होके चलोगे, आपके पास सारे रिसोर्सेस होंगे, तो वो बहुत सही होता है सर। ठीक। गॉट इट। ओके। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हमारे साथ कैसा लगा? और वो क्योंकि आपके पेरेंट्स का मेन कंसर्न वही था जब आप डे वन पे आए, कि टेस्ट टेस्ट का कितना अमाउंट लगेगा, एपीएस का अमाउंट कितना लगेगा, कब पे करना है, फिर पाडेबॉन स्टूडेंट का की फीस कब पे करनी है, कितनी पे करनी है, 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, ब्लॉक्ड अकाउंट का कितना पे करना है, वीजा फीस। सो हमने आपको डे वन पे पूरा एक चार्ट दिया था। सो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हमारे एंड से कैसा लगा? और आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए और वो स्टूडेंट की फैमिली के लिए, डे वन पे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लैरिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है सर, बहुत सारे लगभग सभी पेरेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर क्या कैसा सीन रहेगा, ऐसा कितना कितना लगेगा वो। अगर आप पहले प्लान कर लेते हो तो वही है सर, पहले आइडिया लग जाता है आपको क्या 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 है, कब आपको कितना प्रिपेयर होके चलना है। हम्म। आपके एंड से सब सही था सर, आपने आपके जो मनी ट्रांसफर वाले थे, जब भी कोई भी ट्रांसफर करना हुआ आपने बताया, हमने फोन किया, उन्होंने उठाया, और वो बस बोले कि, और वो प्रॉपर ऐसे चार्ट देके कि इतना इतना टैक्स लगेगा आपका, इतना इतना टीसीएस आप, समझाया था। यस। सब बताया तो हाथों हाथ उनको वो ट्रांसफर करो, उसके बाद में वो पेमेंट कर देते थे। हम्म। रिसिप्ट तो बहुत मतलब एंड टू एंड एकदम क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि से हम लोग टीसीएस से लेके आई हैव हायर्ड, हमारे ऑफिस में ही, मेरे ऑफिस से ही मनी ट्रांसफर होता है हमेशा। सो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक सबसे बड़ा रीजन तनिष्क ये भी है
क्योंकि सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि ट्रांसफर करने से पहले आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दैट आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो टीसीएस है वो एक फिनेंशियल ईयर में सिर्फ 7 लाख इंडियन रुपीज ही अलाउ करता है। उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है, वो लगभग अगर आप 11 लाख आसपास ट्रांसफर करो तो रफली 20 to 21 थाउजेंड इंडियन रुपीज का वो टीसीएस लगता है। वो अगर आप आईटी रिटर्न पे कर रहे हो तो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा आईटी रिटर्न के सेक्टर में नहीं आते, बिकॉज कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का जॉब नहीं है, मतलब वो बिजनेस कर रहे होते हैं या रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होता है या फार्मर कैटेगरी में होते हैं, तो लोग आईटी आईटी रिटर्न नहीं पे करते, तो उनका वो 20 to 21 थाउजेंड इंडियन रुपीज एक्स्ट्रा चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ से जब भी स्टूडेंट ट्रांसफर करता है तो उनको पूरा मनी भी डिवाइड करके देते हैं कि भाई आप ये दो अकाउंट में से पे करोगे तो आपको टीसीएस बच जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप तो राजस्थान से यहाँ पे आके गए थे, लेकिन दूसरे व्यूअर्स जो अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं, 12th के बाद जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मन टॉप स्टूडेंट कलेक्ट पर जाना चाहते हैं, B1 इंडिया से क्लियर करके जाना चाहते हैं और स्टूडेंट कलेक्ट और एक गारंटेड अपनी जो सीट है वो जर्मनी में रिजर्व करना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को फॉर द एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस? प्रवेश सर के पास आओ सर। और हाँ। सबसे पहले मतलब ठीक है आप ऑनलाइन बात करते हो मिलते हो, लेकिन फेस टू फेस एक तो विजिट करके फेस टू फेस बात करना, सब क्लियर करना, वो एक अलग चीज होती है। वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा सही है। आपको अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको जाना है तो एक बार आप एक ही बार जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में तो मैं भी नहीं आया कभी, मतलब ऐसा लगा नहीं कि वापस जाऊं मैं, ऐसे मिल के आऊं ऐसे वैसे करके। तो हम्म। लेकिन अगर आप शुरू में मिल के सब क्लियर कर लो, उसके बाद में सब सेट है। उसके बाद आप बस स्टेप्स फॉलो करते जाओ, चलते जाओ, सब हो जाता है। डन। और दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजा रिफ्यूज होते हैं जो दिल्ली में फाइल सबमिट करते हैं। आपका हाँ मेरे पे वही कॉल आया था, मेरे को पता था क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हो। तो मुझे पता था कि जैसे ही आपका एक कॉल भी आया था, आई गेस कृष्णा पे वो कॉल आया था आपका, एंड यू आस्क्ड कि सर मेरा वीजा रिफ्यूज होगा या एक्सेप्ट होगा। मैंने वो कॉल कृष्णा ने मेरे हाँ पे फॉरवर्ड करके मैंने तुमको ये बोला, मैं तुमको मेरी वीजा फाइल पे शक है। हाँ correct। यस। सो जो भी स्टूडेंट्स, आप एट द एंड आपकी और हमारी जर्नी के बारे में आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे फॉर द एंटायर प्रोसेस, योर ओवरऑल रिव्यू विद अस, देन वी विल एंड दिस। ओवरऑल रिव्यू सर ठीक रहा, बढ़िया रहा। 10 आउट ऑफ 10।